हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हमारे पास यूट्यूब से ये क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सैयद जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अ, अगर इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग दोनों ना हो और एमआरआई में शो कर रहा है फिशुला, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ये महेंद्र जी हैं, इन्होंने पूछा है, सर क्या पाइल्स की सर्जरी से पुडेल्लर नर्व और मेल जेनिटल ऑर्गन की ब्लड वेसल डैमेज हो सकती हैं क्या? तीसरा क्वेश्चन है, ये निर्मला जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर हमारा सेंटिनल टैग हुआ है, उसको कैसे हटाना है, प्लीज़ बताइएगा। और एक राहुल जी हैं, उन्होंने पूछा है कि पाइल्स है तो क्या दूध पी सकते हैं, या फिशर है तो क्या दूध पी सकते हैं कि नहीं? तो इन 4 क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिशुला में अगर दोनों एक्सटर्नल इंटरनल ओपनिंग ना शो कर रही हो एमआरआई में, तो क्या करना चाहिए? तो पहले तो हम फिशुला समझेंगे, फिशुला होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, ये हमारी एनल कैनाल होती है, ये एनोरेक्टल जंक्शन होता है, उसके ऊपर होता है रेक्टम, ये हमारी होती है लिवेटर नई मसल्स, और ये होती है हमारी डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन पे एक ग्लैंड होती है जिसके इन्फेक्शन से कई बार हमें सबसे कॉमन जो फिशुला बनता है, ये एनल ग्लैंड का जो ये एनल ग्लैंड होती है इन्फेक्ट हो जाती है, तो इससे हमारी बॉडी में फिशुला बनता है। तो ये होता है एक कंप्लीट फिशुला, इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल के अंदर और एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है पेरिनल स्किन के अंदर के ऊपर। तो ये हो गया कंप्लीट फिशुला। तो कई बार क्या होता है, जब हम एमआरआई फिशुलोग्राम कराते हैं, तो एमआरआई में क्या होता है, अगर फिशुला ट्रैक के अंदर कोई पस के पार्टिकल, यहाँ पे पस है या कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, तब तो एमआरआई रिपोर्ट में वो जो होता है चमकने लगता है, उसके जो फिल्म आती है उसमें दिखने लगती है, और रेडियोलॉजिस्ट उसी बेस पे आपको फिशुला डायग्नोस करके बताते हैं। अगर आपकी एमआरआई फिशुलोग्राम में लिख के आ रहा है कि ये फिशुला है, तो इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ जो रिपोर्टिंग करते समय रेडियोलॉजिस्ट को जो आपका ये फिशुला ट्रैक था, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग जहाँ पे थी, वहाँ पे फ्लूइड नहीं मिला। वहाँ पे फ्लूइड ना होने की वजह से ये इंटरनल ओपनिंग सही से उनको विजुलाइज नहीं हुई होगी। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार हमारे पास भी ऐसे बहुत से रिपोर्ट आती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग तो है, इंटरनल ओपनिंग नहीं है। और कई बार हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि इंटरनल ओपनिंग तो है, एक्सटर्नल ब्लाइंड है। तो हो सकता है कि ये आपका एक्सटर्नली ब्लाइंड फिशुला का एग्जांपल है। इंटरनल ओपनिंग कई बार एमआरआई रिपोर्ट में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस समय जिस समय फिल्म खींची जा रही थी, उस समय वहाँ पे फ्लूइड नहीं था। जो इंटरनल ओपनिंग थी या तो बहुत ज़्यादा फाइन थी, बहुत ज़्यादा वो ब्लॉक हो गई थी, वहाँ पे फ्लूइड ना होने की वजह से वहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं आई, इसलिए उनकी रिपोर्ट में ये लिखा गया कि एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो चाहे कैसा भी हो, चाहे वो इंटरनली ब्लाइंड हो या एक्सटर्नली ब्लाइंड हो या दोनों तरफ से ब्लाइंड हो, ये दोनों मतलब ये जो फिशुला होता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है उस समय भी, चाहे ओपनिंग ना हो। ये तो हम जब एमआरआई रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लगभग जो फिशुला की ट्रैक की ओपनिंग होने वाली होती है, उसमें लिखा होता है कि आपका जो फिशुला ट्रैक है वो इतने क्लॉक पे में भी खुल सकता है। तो उसके बेस पे हम लोग इसमें क्षारसूत्र या जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैन पुडेंडल नर्व एंड ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती है मेल जेनिटल ऑर्गन को, क्या वो डैमेज हो सकती है? तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो पुडेंडल नर्व होती क्या है और पाइल्स के ऑपरेशन में ये डैमेज हो सकती है कि नहीं हो सकती। जब हम किसी पेशेंट को, जब हम लिथोटमी पोजीशन में लाते हैं, ये है लिथोटमी पोजीशन, ये एनल कैनाल होती है। एनल कैनाल के इसके जस्ट बगल में इंटरनल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल स्फिंक्टर के बाहर जो होता है वो होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर यहाँ पे होती है एक इशियल ट्यूबरोसिटी होती है, इशियल ट्यूबरोसिटी, और यहाँ से इशियोप्यूबिक रैमस होता है, और यहाँ से ऐसे सेम इधर भी होता है इशियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पे एक होती है पुडेंडल कैनाल, यहाँ पे होती है एक पुडेंडल कैनाल। इसी पुडेंडल कैनाल से एक नर्व निकलती है, एक नर्व आती है, नर्व जिसे हम पुडेंडल नर्व कहते हैं, और यहीं से एक ब्लड वेसल्स निकलती हैं जिसको हम लोग इंटरनल पुडेंडल नर्व, सॉरी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन कहते हैं। ये जो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और वेन होती है, इसकी जो सप्लाई होती है वो पेरिएनल रीजन में होती है, यानी यहाँ एनल कैनाल के पास भी करेगी, और यही की एक सप्लाई हमारे जेनाइटल ऑर्गन की तरफ चली जाती है।
और जो ये पुडेंडल नर्व होती है, इसमें 3 नर्व निकलती हैं। एक होता है इंफीरियर रेक्टल नर्व, एक होता है इसमें जेनिटल नर्व, जिसमें हम लोग बोलते हैं डॉर्सल नर्व ऑफ द पेनिस, और एक होता है पेरिनियल नर्व। ये 2 नर्व ऊपर चली जाती हैं, जो यहाँ पे मेल या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या होता है कि कई बार जब आप पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं, तो इसको मैं एक पिक्चर और शो करता हूँ, इसमें आपको कम क्लियर। जो पाइल्स होता है वो इंटरनल स्फिंक्टर, जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एनल कैनाल की जो म्यूकोजा में मेन होती है, उसके बीच में पाइल्स होता है। इसको थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप ऐसे देखिएगा, ये एनल कैनाल है, ये पेरिनल स्किन है, ये एनोरेटर जंक्शन है, ये रेक्टम है, ये लिवेटाइनिंग मसल है, ये आपकी है डेंटेट लाइन। इंटरनल स्फिंक्टर मान लेते हैं, ये हमारी जो है इंटरनल स्फिंक्टर है, और ये इसके बाहर एक्सटर्नल। तो इंटरनल स्फिंक्टर और ये जो म्यूकोजा में मेन ऑफ द ये एनल कैनाल होती है, इसके बीच में पाइल्स होता है। तो आप देखिए कि पुडेंडल कैनाल कहाँ पे है, इससे काफ़ी दूर है, लगभग 4-5 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से। तो सिर्फ पाइल्स का अगर ऑपरेशन कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में, तो आपकी जो पुडेंडल नर्व होती है या पुडेंडल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये डैमेज नहीं होती हैं। लेकिन अगर इसी केस में अगर पुडेंडल ब्लॉक दिया जाए, पुडेंडल ब्लॉक में क्या होता है कि हम यहाँ से एक इतनी बड़ी लंबी सी निडल होती है, यहाँ से पुश कर, यहाँ से इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो पुडेंडल नर्व होती है, इसके चारों तरफ हम जो होता है, जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, उसको वहाँ पे उसके चारों तरफ यहाँ पे डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पुडेंडल नर्व इस एरिया को सप्लाई करती है पूरी पेरिनल रीजन को, उस वो पूरी क्या होती है, नम हो जाती है। यानी जो एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया का काम क्या होता है, उस एरिया में जो इम्पल्सेस होते हैं, उसका जो ट्रेवल होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो पुडेंडल ब्लॉक के दौरान अगर गलती से पुडेंडल नर्व में निडल हो सकता है इंजरी कर दे, तब हो सकता है कि आपकी पुडेंडल नर्व में डैमेज हो जाए। अदरवाइज पाइल्स के ऑपरेशन के दौरान तो पुडेंडल नर्व या ब्लड वेसल में डैमेज नहीं हो सकता है कोई और कारण हो साथ में, लेकिन पाइल्स के ऑपरेशन में डैमेज होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। सेंटिनल टैग का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, सेंटिनल टैग क्या होता है, जो क्रोनिक फिशर्स होते हैं, फिशर 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट फिशर, एक होता है क्रोनिक फिशर। जब फिशर जो एक्यूट होता है, जब वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, तो नीचे पेरिनल ये जो एनल वर्ज होती है, उसके बाहर की तरफ यहाँ पे स्किन टैग बनते हैं। इसी स्किन टैग को सेंटिनल टैग कहते हैं। और ऊपर की तरफ अगर डेंटेट लाइन की तरफ देखें, तो यहाँ पे जो एनल पैपिलाज होते हैं, उसमें हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। उस हाइपरट्रॉफी की वजह से इसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफाइड पैपिला। तो इन क्रोनिक फिशर, जब क्रोनिक फिशर होता है, तो बाहर की तरफ स्किन टैग और अंदर की तरफ हाइपरट्रॉफाइड पैपिला बनते हैं। तो स्किन टैग जो है वो फिशर का एक कॉम्प्लिकेशन है, एक तरह से इसकी वजह से बना है। अगर आपको फिशर इस समय ठीक हो गया है, आपको जलन दर्द नहीं हो रही है, तो स्किन टैग को कोई भी ऑपरेशन की नीड नहीं है। बस कोस अगर इसमें चोट लगती है तो ये कई बार इन्फेक्ट हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, कई बार इसमें पस भी पड़ जाता है। तो अगर आपको कोई समस्या नहीं हो रही फिशर की वजह से, तो स्किन टैग को आप कुछ मत करिए, केवल अपने डॉक्टर की सलाह से जो भी आपको लैक्सेटिव या जो भी आपको डाइट प्लान बताया जाए उसको फॉलो करिए। आपका स्किन टैग कोई बीमारी नहीं है, बस ये क्या है, एक साइड इफेक्ट ऑफ फिशर है। अगर कभी ये आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। इसकी कोई दवा नहीं आती जो खाने या लगाने से ये ठीक हो जाए। चौथा क्वेश्चन था, पाइल्स में दूध पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और दूध बहुत ही हेल्दी फूड होता है। आप दूध अगर शाम को पीजिए, कुछ लोगों को क्या होता है कि गर्म दूध पीने से लूज मोशंस होते हैं, कुछ लोगों को ठंडा दूध पीने से लूज मोशंस होते हैं, ये हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। अदरवाइज पाइल्स के पेशेंट में दूध का अच्छा ही इसका मतलब रिजल्ट है, इसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो अब आप देखिए कि आपको गर्म दूध पीने से आपको फायदा हो रहा है या ये ठंडा दूध पीने से आपको फायदा हो रहा है। बस इतनी मात्रा में पीजिए कि ना तो वो आपको लूज मोशन कराए, ना तो आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करने दे। बाकी अगर आपका भी कोई ऐसे पाइल्स फिशर फिशुला संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। धन्यवाद।